Raza, what in the world are you doing? Drumming. Drumming? तुम्हें ड्रमिंग के बारे में क्या पता है? शिनाली, क्लास 3 में मैंने एक ड्रमिंग क्लास ली थी। क्लास 3 में? फिर तो बहुत जबरदस्त ड्रमर होगे तुम। शिनाली, you never believe in my talents. मैं बहुत ही अच्छा ड्रमर हूँ। I'm sure तुम बहुत जबरदस्त ड्रमर हो और तुम्हारी ड्रमिंग हम जरूर सुनेंगे। Really? हाँ। But not now. हम ड्रमिंग जरूर सुनेंगे, but luckily for you guys, not his. Guys, hello and welcome to Zindagi 360. आज आपको ड्रम्स के साथ साथ कई मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को सुनने का मौका मिलेगा क्योंकि आज का शो जैज के बारे में है। और हम वॉशिंगटन डीसी के यू स्ट्रीट के इलाके में हैं, जो अपने जैज क्लब और जैज म्यूजिक के लिए माना जाता है। गाइस, हाल ही में यहाँ वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन डीसी जैज फेस्टिवल मुनक्कद हुआ, जिसमें अमेरिका भर से यंग टैलेंट्स आए थे अपनी जैज म्यूजिक पेश करने के लिए। और वो जैज म्यूजिक हम आपके साथ शेयर करेंगे और म्यूजिक के पीछे जो म्यूजिशियंस हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। फर्स्ट, सैक्सोफोन के स्मूथ साउंड्स और अप एंड कमिंग टैलेंट ब्रैक्सटन कुक से मुलाकात। देन हम देसियों को भी कुछ कम ना समझे, मैं आपको मिलवाऊंगी एक इंडो-पाक जैज ग्रुप से। फिर सारा जमान ने वॉशिंगटन डीसी के नौजवान जैज फ्यूजन ग्रुप इंडिगो प्रोजेक्ट से मुलाकात की। एंड देन पुरानी नस्ल नई नस्ल को सिखाने में मसरूफ क्विंसी जोन्स ने डिस्कवर किया एक अनोखा टैलेंट। और फाइनली यंग टैलेंट की बात तो हो रही है, लेकिन इतना यंग। So guys, let's get straight into it. सबसे पहले हम मिलेंगे डीसी जैज फेस्टिवल के एक बहुत ही एक्साइटिंग आर्टिस्ट से। गाइस, हम मिलने वाले हैं ब्रैक्सटन कुक से, जो यहाँ अमेरिका के बेहतरीन म्यूजिकल स्कूल जूलियार्ड में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने दुनिया भर में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और उनका यूनिक म्यूजिकल स्टाइल जैज के कटिंग एज पर समझा जाता है। हमने ब्रैक्सटन की परफॉर्मेंस कैच की और उनसे उनके म्यूजिक के बारे में बातचीत की। आइए उनसे मिलते हैं। My name is Braxton Cook. I'm a jazz alto saxophonist, currently residing in Harlem, New York. मैं जैज का सैक्सोफोनिस्ट हूँ और आजकल न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ। मैंने ग्रोवर वॉशिंगटन को जस्ट द टू ऑफ अस गाते सुना। मुझे मालूम नहीं है कि आपको इस गाने का पता है या नहीं। बिल विदर्स ने इसे कंपोज किया है। ये पहला मौका था कि मैंने सैक्सोफोन सुना और उस वक्त मेरी उम्र यही 8-9 साल थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी सैक्सोफोन बजाऊंगा। Saxophone, like in jazz, is really like the language barrier, like carrier. I mean, you know. मेरे नजदीक सैक्सोफोन जैज की जबान है। जब आप ये साज लेते हैं तो आपको बहुत सी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। आपको ये जानने की जरूरत होती है कि इसकी तारीख क्या है और फिर इसके बाद नई चीजें ट्राई करें। जब कंपोजिंग की बात आती है तो मैं जैज म्यूजिक की तारीख को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ पॉप म्यूजिक, R&B और गॉस्पेल को भी इसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये म्यूजिक मेरे घर में बजाया जाता था। Bebop is the music that Charlie Parker, famous jazz alto saxophonist, born in the 1920s. चार्ली पार्कर ने बीपॉप का म्यूजिक अपनी तमाम तर जुजियात के साथ मुतारिफ कराया। चार्ली पार्कर जैज के एक मशहूर सैक्सोफोनिस्ट हैं जो 1920 के अशरे में पैदा हुए थे और जो 1940 और 1950 के इब्तदाई बरसों में अपने म्यूजिक की वजह से मशहूर हुए। ये वो म्यूजिक है जिसके बजाने वालों को इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये म्यूजिक लोगों को सिर्फ तफरी देने के लिए नहीं बल्कि कुछ सोचने पर माइल करने के लिए बजाया जाता था। ये पहला मौका था कि हमने स्याह फाम अमेरिकी म्यूजिशियंस और आर्टिस्टों को इस इरादे से म्यूजिक बजाते हुए देखा। To me, jazz is
acknowledging the past and incorporating. मेरे नजदीक जैज माजी को तस्लीम करने और इसे जमानाए हाल में शामिल करने का नाम है। मेरा मतलब ये नहीं है कि 1940 के म्यूजिक को अपनी असल शक्ल में जिंदा रखना जरूरी है। मेरा मतलब ये है कि इसके पस मंजर को जानना और इसकी जबान को समझना जरूरी है, लेकिन आपको आज के जमाने के वाकयात पर भी नजर रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इराक या अफगानिस्तान में जंग हो रही है तो इसकी झलक आपके म्यूजिक में भी आनी चाहिए। There's always going to be a pushback when you try and change things, right? So if I'm going to try and perform, जब आप चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं से इसकी मज़ाहमत होगी। जैसे अगर मैं म्यूजिक के किसी पुराने स्टाइल को नए स्टाइल में मिक्स करने की कोशिश करता हूँ तो रिवायत पसंद ये कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों के लिए आज के म्यूजिक को बीबॉप के साथ मिलाकर बजाता हूँ। I like to incorporate, contemporary music in the set next to a bebop tune, and see how that gels with the audience. वॉशिंगटन डीसी बहुत जबरदस्त है। ऐसे लगता है मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी भी वक्त स्टेज पर जाकर कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ और मैं जैसा भी हूँ लोग मुझे कबूल करेंगे। आज का पूरा शो हम जैज म्यूजिक के बारे में कर रहे हैं। जैज के बारे में इतना बातचीत कर रहे हैं, फिर भी एक चीज मिसिंग है। मिसिंग? व्हाट्स मिसिंग? लोग सोचते हैं कि जैज म्यूजिक इज मेनली फॉर वेस्टर्नर्स, लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे लोग न सिर्फ जैज म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं बल्कि जैज म्यूजिशियंस बन भी सकते हैं। That's true, शिनाली। इनफैक्ट हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट रेज़ा बासी और रुद्रेश महांतपा, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन, साथ मिलकर एक जैज बैंड का हिस्सा हैं और हाल ही में उन्होंने डीसी के जैज फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। हमने रेज़ा और रुद्रेश से बात की और उनसे पूछा कि डीसी होते हुए उनका जैज म्यूजिक से इतना गहरा ताल्लुक कैसे बना। Reza Bassi is the name, and I was born in Karachi, Pakistan. मेरा नाम रेज़ा बासी है। मैं कराची में पैदा हुआ। मैं 4 साल का था जब मेरे वालिदैन अमेरिका आए। Migrated to United States. My name is Rudresh Mahantapa. मैं सैक्सोफोनिस्ट कंपोजर हूँ। मेरे वालिदैन का ताल्लुक साउथ इंडिया से है, लेकिन मैं कोलोराडो में पला बढ़ा। I mean, being in America is such a. अमेरिका में होने का मतलब बहुत मुतवाज़न माहौल में रहना है। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी नस्ल या गिरोह से हो, आप यहाँ वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपनी एथनिसिटी में नहीं कर सकते। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे मालूम नहीं कि मैं म्यूजिशियन होता या नहीं, लेकिन ये यकीनी है कि मैं कभी जैज म्यूजिशियन ना होता। No, I probably wouldn't have been a musician, but definitely not a jazz musician for that matter. I think, इंडियन म्यूजिक और जैज अपनी कुछ बुनियादी शक्ल में एक जैसे हैं। ये दोनों अपनी जुजियात के लिहाज से काफी मिलते जुलते हैं। दोनों का रिदम बहुत भरपूर और तवाना होता है। ये दोनों बरजुस्तगी के फन और हुनर को इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप दो सकाफतों के अनासर को एक दूसरे में मदगम करना चाहते हैं तो आपको इनके बुनियादी अनासर तक जाना होगा और इन दोनों को एक दूसरे में जज़ब करके एक बिल्कुल नई चीज बनानी होगी। ये इधर उधर से टुकड़े लेकर उन्हें जोड़ने की बात नहीं है। ये म्यूजिक की नई किस्म तख्लीक करने की बात है जिसे आप कोई मखसूस नाम दे सकते हैं। ये बिलाखिर म्यूजिक की एक नई ऐसी किस्म बन जाती है जो ये जाहिर करता है कि 21वीं सदी में अमरीकी होने का क्या मतलब है। Difficulty you face is trying to make a living. That's the. जैज म्यूजिक का सबसे मुश्किल पहलू ये है कि पेशे के तौर पर इसके साथ गुजर बसर करना दुश्वार होता है। चाहे आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या ना हो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलता। I mean, it takes a lot of effort to get. I would say with any art form,
to push it up to the level of your lifestyle, and this is what you do. And मैं ये कहूँगा कि आर्ट की कोई भी किस्म हो और इसे आप अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, इस शोबे में एक अक़लियत होने के नाते एक खास हद तक तो इसे कबूल किया जाता है, लेकिन दूसरे सतहों पर नहीं। और हम उन लोगों को जिनके नजदीक ये आर्ट काबिल कबूल नहीं है, उन्हें इस बारे में आगाही देने की भरपूर कोशिश करते हैं। The non-believer, so to speak. You know, almost sounds religious, but that's not my intonation. I look forward to seeing a young and diverse audience. You know, I have. मैं नौजवान और मुतनव्वे नाजरीन की ख्वाहिश रखता हूँ। मेरी कोई मखसूस तवक्कुआत तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा नौजवानों तक पहुँचने की ख्वाहिश रखता हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि मेरे नाजरीन नस्ल, उम्र और कौमियत के एतबार से मुतनव्वो हों। अगर आप जैज के नए लिसनर हैं, तो इसे समझने का बेहतर तरीका ये है कि आप आर्टिस्ट के असली जज्बे तक पहुँचने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप इसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर लें जिस पर डांस किया जाता है। ऐसा आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, तो ये जानने की जरूरत होगी कि ये म्यूजिक कहाँ से आया है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ये एक तरह से आपके टेस्ट बड्स की तरह है। अगर आप खुद को मुख्तलिफ तरह की म्यूजिक सुनने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत सी अच्छी मौसीकी से महरूम कर लेंगे। Encourage your taste buds to try these things. You might be missing out on a lot. ब्रेक टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद वॉशिंगटन डीसी का अप एंड कमिंग बैंड इंडिगो प्रोजेक्ट से मुलाकात। Guys, welcome back from the break. वैसे शनाली, डीसी जैज फेस्टिवल की बहुत अच्छी बात यह है कि वो ना सिर्फ एस्टैब्लिश और मशहूर आर्टिस्ट को फीचर करता है, बल्कि न्यू इमर्जिंग टैलेंट को अपने म्यूजिक को पेश करने का मौका देता है। एग्जैक्टली रजा, और इसीलिए हमारी साथी सारा जमान ऐसी ही नए बैंड से मिली जिनका नाम है द इंडिगो प्रोजेक्ट। व्हाई इज देयर बैंड सो स्पेशल? लेट्स फाइंड आउट। गाइस, मैं इस वक्त हूँ वाशिंगटन डीसी के एक बहुत ही हिप एंड हैपनिंग रेस्टोरेंट रंबा कैफे में, और यहाँ डीसी जैज फेस्टिवल के लिए जो बैंड आज परफॉर्म कर रहा है उसकी खास बात यह है कि उसके तीनों मेंबर्स की एज सिर्फ 17 या 18 साल है। ये लड़के अभी कॉलेज भी नहीं जाना शुरू हुए, लेकिन जब आप इनका म्यूजिक सुनेंगे तो आपको इनकी एज बिल्कुल भूल जाएगी और आपको याद रहेगी सिर्फ इनकी मैच्योर परफॉर्मेंस और इनका खूबसूरत म्यूजिक। मेरे लिए जाती तौर पर जैज म्यूजिक बहुत मानी रखता है, क्योंकि इसमें इजहार की जो आज़ादी है वो मौसीकी की किसी और किस्म में नहीं मिलती। आप जैज के जरिए दूसरों से बात कर सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, और मेरे लिए ये बहुत अहम है। जैज म्यूजिक बजाने के दौरान आप धुन में बहुत सी तब्दीलियां भी कर सकते हैं, और एक ही धुन हर मर्तबा मुख्तलिफ अंदाज से बजाई जा सकती है। मेरे ख्याल में ये खालिस अमरीकी मौसीकी है। इसका आगाज यहाँ आए अफ्रीकी गुलामों के दरमियान हुआ और अमरीका में इसे मजीद फलने फूलने का मौका मिला, तो ये खालिसतन अमरीकी है। जैज तो बड़ों का म्यूजिक समझा जाता है, तो आपको इतनी कम उम्र में इसका शौक कैसे हुआ? Well, it started with my dad. मेरे वालिद जैज के बहुत बड़े फैन हैं। मेरे बचपन में वो घर में इसे अक्सर सुनते थे। मैंने आगाज तो रॉक म्यूजिक बजाने से किया। मैं एक रॉक बैंड में भी था, लेकिन टीनेज में आकर मेरी जैज में दिलचस्पी पैदा हुई और फिर मुझे इससे मोहब्बत हो गई। Began to love it. मैंने आगाज तो अपने बैंड के साथ रॉक एंड रोल मौसीकी से किया था, लेकिन फिर मैं फ्यूजन मौसीकी की तरफ आया और वो मेरे लिए रॉक से जैज की जानिब आने का जरिया बना।
मेरे वालिदैन ने इस सिलसिले में मेरी बहुत मदद की। म्यूजिक तो बचपन से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है, लेकिन पढ़ाई और मौसीकी के दरमियान बैलेंस कायम करना आसान नहीं। शाम में अक्सर मैं कहीं न कहीं शो कर रहा होता हूँ, लेकिन दिन में मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। आप लोगों के लिए धुन बजाने के दौरान उसमें नई तब्दीलियां करना बहुत अहम है। आपको इम्प्रोवाइज करना पसंद है, लेकिन जब 3 लोग दूसरों के सामने एक ही धुन बजा रहे हों तो फिर 3 मुख्तलिफ ज़हनों को एक साथ समझना पड़ता है। ये आपके लिए कैसा रहता है? Improvisation is it's sort of an art in itself. इम्प्रोवाइजेशन अपने अंदर एक आर्ट है। धुन बनाने के काबिल होने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बड़ा तजुर्बा हासिल करना पड़ता है, लेकिन सब ये काम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि हर चीज कुछ मखसूस कॉर्ड्स के मुताबिक बजाई जाती है, और जब तक आप इन्हीं कॉर्ड्स के मुताबिक बजा रहे हैं तो फिर सब एक साथ सही धुन बजाएंगे। Do you feel that young people? आपके ख्याल में नौजवान वाशिंगटन डीसी के जैज सीन को, बल्कि जैज मौसीकी को ही क्या कुछ नया दे सकते हैं? Well, the great thing about this generation, हमारी नस्ल की अच्छी बात यह है कि इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी सुनने का मौका मिलता है। मैं अक्सर लोगों को जैज और मौसीकी की कोई दूसरी किस्म मिलाकर बजाता देख रहा हूँ। मसलन हिप हॉप और जैज में इम्प्रोवाइजेशन को बहुत अहमियत हासिल है और लोग मौसीकी की इन 2 अक़साम को मिला भी रहे हैं और इससे नई राहें निकाल रहे हैं। क्या आपके ख्याल में जैज भी पॉप म्यूजिक की तरह हर तबके में मकबूल हो सकता है, या फिर उसे सिर्फ कुछ खास लोगों की सरपरस्ती ही हासिल रहेगी? Well, I think jazz does have its own kind of group of listeners and it's... ये पॉप म्यूजिक से अलहदा है और शायद इस जितना मकबूल कभी ना हो, लेकिन इसको चाहने वाले इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, और जैज जहाँ भी बजाया जाए वो वहाँ होते हैं। जैज बड़ा लुत्फअंदोज होता है, खास तौर पर जब आप इसमें फ्यूजन का रंग बनाएं। जैज में बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत से मुख्तलिफ लोगों को पसंद आ सकता है। इसे अपना पेशा बनाते हुए कुछ डर भी लगता है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। न्यूयॉर्क में तो इसके इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट्स हैं कि आपको लगता है कि आप कभी इनका मुकाबला कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं इसलिए मुझे यकीन है कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। गाइस, तकरीबन 68 साल पहले यानी 1946 में जैज की दुनिया में एक नया सितारा उभरकर सामने आया, एंड दैट वाज क्विंसी जोन्स। क्विंसी जोन्स इज अ लेजेंड, लेकिन दुनिया उनको सिर्फ इसलिए जान पाई क्योंकि एक और फनकार ने उनके हुनर को रिकॉग्नाइज किया, उनको म्यूजिक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने में मदद की। गाइस, क्विंसी जोन्स को अपनी करियर में जो मदद मिली, ही नेवर फॉरगॉट अबाउट दैट, और इसी वजह से आज भी वो नए इमर्जिंग टैलेंट को हेल्प करने में अपना रोल पूरा कर रहे हैं। 27 ग्रैमी जीत चुके क्विंसी जोन्स आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके पास मौसीकी की दुनिया में हासिल करने को और कुछ नहीं बचा है। हाल ही में उन्होंने वेनिस जैज फेस्टिवल के दौरान 4 नए जैज आर्टिस्ट को अपनी रिकॉर्ड कंपनी के लिए साइन किया। इनमें से एक है कनाडा की निकी योनोफ्स्की। निकी के अलावा क्विंसी जोन्स ने पियानो प्लेयर जस्टिन कैफरिन को भी साइन किया है।
ये बच्चे आपको याद दिलाते हैं कि अच्छा म्यूजिक क्या होता है, और मैं जाती तौर पर ये महसूस करता हूँ कि वो इस जमीन पर सबसे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। असल में क्विंसी जोन्स खुद उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनके हुनर को कम उम्र में किसी ने पहचाना और फिर उसको आगे बढ़ाया। क्विंसी जोन्स 1946 में एक जाने माने फनकार काउंट बेसी की मदद से मौसीकी की दुनिया में आए थे। मैं तकरीबन 13 साल का था जब बैसी ने अपने बैंड में शामिल किया। उसने कहा, नौजवान मेरे दफ्तर में आओ, मेरे पास बहुत अहम मालूमात हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी भर का सबक है। वो मुझे दानाई और अक्लो दानिश की बातें बताते रहे। ये वो वक्त था जब मुझे ये एहसास हुआ कि खुदा ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। जो मौका एक वक्त पर किसी ने उनको दिया था, वो क्विंसी जोन्स आज नए फनकारों को दे रहे हैं। It's time for a break, but don't go anywhere. Break के बाद एक बहुत ही यंग जैज म्यूजिशियन से मुलाकात. Stay with us. Guys, आज के शो में इंडिगो प्रोजेक्ट बैंड को देखकर आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि जैज म्यूजिक में सिर्फ बड़ों का ही इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन कितनी कम उम्र में लोग जैज में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं, ये देखकर आप भी शायद हैरान हो जाएं। वॉशिंगटन डीसी के करीब इस कॉन्सर्ट हॉल में कई तजुर्बेकार जैज फनकार स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन जिस साज की सबसे ज्यादा आवाज आ रही है वो बजा रहे हैं स्टेज पर मौजूद सबसे कम उम्र फनकार। ये हैं 13 साल के जेफ गलांटे। I was at my grandmother's house. I saw the trumpet and I pretty much immediately fell in love with it. इसके बाद जेफ ने म्यूजिक लेसन्स लेने शुरू किए और 1 साल के अंदर ही वो जगह जगह परफॉर्म करने लगे। जेफ ने ट्रम्पेट के बादशाह माने जाने वाले मेनर्ड फर्ग्यूसन और कई जानी मानी हस्तियों के साथ भी काम किया। जेफ इतने मशहूर हुए कि 6 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका में सबसे लंबे समय से चल रहे टीवी प्रोग्राम द टुनाइट शो में बुलाया गया। आज जेफ 13 साल के हैं और ट्रम्पेट ही उनकी जिंदगी है। A big part of it in music is making other people happy. म्यूजिक का अहम काम दूसरे लोगों को खुश करना है ताकि दूसरे लोग इससे लुत्फ उठा सकें। जेफ के वालिद का कहना है कि मुस्तकबिल में जेफ जो भी करेगा वो उसको सपोर्ट करेंगे। We don't want him to have to think that he needs to decide right now. हम ये नहीं चाहते थे कि उसे 13 साल की उम्र में ये फैसला करना पड़े कि वो क्या करना चाहता है। हम हर तरह से उसकी मदद करेंगे और अगर वो फैसला करता है कि वो कुछ और करना चाहता है तो ये भी ठीक है। पर अभी जेफ सिर्फ ट्रम्पेट बजाना चाहता है और शायद आगे भी। म्यूजिक आपका जज्बा और वलवला हो सकता है। ये वो चीज हो सकता है जो आप करते हैं और ये आपकी तफरीह और शगल है। today's Jazzy Show. I hope आपको आज का म्यूजिक अच्छा लगा होगा। Guys, हमें Facebook और Twitter पे फीडबैक देना मत भूलिएगा। But for now, stay jazzy. No, not now, Raz.